नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 27 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है, इसका सही आंसर है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। याद रखेंगे, जो एम्स्टर्डम है ये क्या है, नीदरलैंड की राजधानी है, जहां पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। सही आंसर है जिनेवा। और जिनेवा कहां स्थित है, याद रखेंगे जिनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, याद रखेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को कौन सा मार्क प्रदान किया जाता है। मार्क यानी कि चिन्ह। तो जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं, जिनसे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, तो ऐसे जो उत्पाद होते हैं उन पे इको मार्क, उन पे जो है इको मार्क जो है वो दिया जाता है, उनको इको मार्क जो है वो प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इको मार्क प्रमाण पत्र देने की शुरुआत भारत में कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इको मार्क प्रमाण पत्र देने की शुरुआत जो है वो भारत में कब की गई थी। सही आंसर है वर्ष 1991। वर्ष 1991 से जो है वो इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है भारत में उन उत्पादों को जिनको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इको मार्क प्रमाण पत्र किन उत्पादों को देते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अगला प्रश्न है कि इको मार्क किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इको मार्क जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे, जो इको मार्क है ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का निर्माण करने वाला देश कौन सा है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का निर्माण करने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का जो निर्माण करने वाला देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश कहां पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, वर्ष 2002 में। भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है ये वर्ष 2002 में पारित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जो है जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो आप याद रखोगे 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है यह किया गया था वर्ष 1986 में। ठीक है, जैव विविधता जो शब्द है यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो वर्ष 1986 में किया गया था, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है इसे इकोटोन कहा जाता है। याद रखेंगे, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे इकोटोन कहा जाता है, याद कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को किससे दर्शाया जाता है। तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को किससे दर्शाया जाता है, याद रखेंगे पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन के द्वारा जो है वो किसी भी जल निकाय में जो घनत्व प्रवणता होती है उसको दर्शाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को किससे दर्शाया जाता है। तो किसी भी जल निकाय में जो लवणता प्रवणता होती है इसको हेलोक्लाइन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, हेलोक्लाइन से दर्शाया जाता है, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो रामसर सम्मेलन का जो संबंध है यह है आर्द्र भूमि संरक्षण से। किससे है, आर्द्र भूमि संरक्षण से है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जो है वो वर्तमान समय में कितने रामसर स्थल हैं, तो आप याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में भारत में 42 रामसर स्थल हैं। कितने रामसर स्थल हैं,
42 जो है रामसर स्थल हैं। और आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंध है रामसर सम्मेलन का, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आप याद रखोगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस देश के द्वारा किया जाता है। तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन जो है ये किया जाता है चीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? चीन के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आप याद रखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है चीन। और अगर प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन डाई गैस का उत्सर्जन अगर पूछें तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को शून्य कार्बन उत्सर्जक देश कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसको शून्य कार्बन उत्सर्जक देश कहा जाता है? आपका सही आंसर है भूटान। आपको पता होगा कि भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है और भूटान ने अपने संविधान में यह प्रावधान किया है कि भूटान के 70% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। याद रखेंगे भूटान जो है वह विश्व का पहला देश है जिसने यह प्रावधान किया है कि उसके 70% से अधिक भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान में 70% क्षेत्रफल पर वन होना अनिवार्य है। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भूटान। और याद रखेंगे भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब होता है स्थल अवरुद्ध देश। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? स्थल अवरुद्ध देश। तो स्थल अवरुद्ध देश उन देशों को कहते हैं जो चारों तरफ दूसरे देशों से घिरे हों, जिनकी कोई समुद्री सीमा ना हो। तो भूटान एक स्थल अवरुद्ध देश है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो आप याद रखोगे कजाकिस्तान। विश्व में सबसे बड़ा जो स्थल अवरुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। इसके अलावा दूसरा सर्वाधिक जो स्थल अवरुद्ध क्षेत्रफल वाला देश है वो है मंगोलिया। और जैसा कि आपने पढ़ा कि जो भूटान है ये भी स्थल अवरुद्ध देश है। और इसके अलावा जो नेपाल है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, तो ये भी स्थल अवरुद्ध देश है। तो स्थल अवरुद्ध देश हम लोग किन देशों को बोलते हैं? उन देशों को बोलते हैं जिनकी कोई भी समुद्री सीमा ना हो, जिनके चारों तरफ जो है वो दूसरे देशों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है यह है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? जलवायु परिवर्तन से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल का संबंध है यह है आपका ओजोन परत के संरक्षण से। किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो शुरुआत है यह वर्ष 2005 में की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2005 में की गई थी इसकी शुरुआत, याद रखेंगे इसे भी। अगला प्रश्न है कि कार्बन टैक्स की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश के द्वारा की गई थी। तो कार्बन टैक्स की जो शुरुआत है ये सर्वप्रथम की गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी। और न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश है। याद रखेंगे न्यूजीलैंड जो है किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप याद रखिएगा न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश है। अगला प्रश्न है कि जन वन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो जन वन योजना की शुरुआत जो है ये की गई है झारखंड में। कहाँ की गई है? झारखंड में की गई है। और आपको पता होगा कि झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है जहां पर भारत में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। और इस कारण छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर। याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना वन अपना धन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये कि अपना वन अपना धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अपना वन अपना धन योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की गई है? याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अब जो ये साइबेरिया है, साइबेरिया हम किसे बोलते हैं? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइबेरिया हम किसे बोलते हैं। तो आप याद रखोगे कि रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है, रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइबेरिया कहते हैं। आपको पता होगा कि जो रूस है वो
एक जो है यूरोपियन कंट्री है। रूस जो है वो कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। लेकिन रूस का जो बहुत बड़ा भाग है वो एशिया में भी स्थित है। तो रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं साइबेरिया। याद रखिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण संकेतक पौधा किसे कहा जाता है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा कहा जाता है लाइकेन को, और लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। यह भी याद रखेंगे, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहां पर आपको वायु प्रदूषण अधिक मिलेगा वहां पर आपको पेड़ों पर लाइकेन जो है वो नहीं मिलेंगे। याद रखेंगे, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। जहां पे वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर जो लाइकेन है वो आपको नहीं दिखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर होता है क्या है ये भी जान लें। तो जैसे कि आपने देखा होगा कोई जो सड़क है तो आपने देखा होगा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की कतारें लगी होती हैं। सड़क के दोनों तरफ क्या होता है? पेड़ों की कतारें लगाई दी जाती हैं। तो इन पेड़ों की कतारों को ही बोलते हैं ग्रीन मफलर। पेड़ों की इन कतारों को क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर। और ये किसके लिए सहायक होती हैं? ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सहायक होती हैं। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष सबसे सहायक है, तो याद रखेंगे वो है अशोक का वृक्ष। अशोक का जो वृक्ष है ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सबसे सहायक होता है। इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन बेल्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रीन बेल्ट का जो संबंध है वो है मृदा अपरदन से। ग्रीन बेल्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? मृदा अपरदन से। आपने देखा होगा कि जो नदी है तो नदी के दोनों तरफ की जो मिट्टी है वो नदी अपने तेज बहाव के कारण जो है आगे बहा कर ले जाती है। तो इस जो है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए नदी के दोनों तरफ क्या करे जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं। नदी के दोनों तरफ क्या किए जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं। तो नदी के दोनों तरफ जो ये पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं। तो याद रखेंगे, ग्रीन बेल्ट किसको बोलते हैं? जो नदियों के दोनों तरफ पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं तो उन्हें ही ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, और ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किस क्षेत्र से है? एजेंडा 21 का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो एजेंडा 21 का संबंध जो है वो है सतत विकास से। किससे है? याद रखेंगे, सतत विकास से है। और आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो आप याद रखेंगे जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये वर्ष 1992 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1992 में हुआ था। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 में कितने समझौते शामिल किए गए थे? तो एजेंडा 21 में 4 समझौते शामिल किए गए थे। कितने समझौते शामिल किए गए थे? 4 समझौते शामिल किए गए थे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, इसको केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान भी कहते हैं। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? यह स्थित है जोधपुर, राजस्थान में। कहां स्थित है? जोधपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक जो है ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो रेड डेटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? याद रखेंगे ICUN। ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ICUN। तो ICUN के द्वारा जो है वो रेड डेटा बुक जारी की जाती है। इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रेड डेटा बुक को किस वर्ष जारी किया गया था? तो सर्वप्रथम जो रेड डेटा बुक है इसे वर्ष 1966 में जारी किया गया था। सर्वप्रथम जो रेड डेटा बुक है इसको कब जारी किया गया था? 1966 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? तो भारत में विश्व की 7% जैव विविधता पाई जाती है। और भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता के? 4 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट उसे बोलते हैं जहां पर अधिक जैव विविधता पाई जाए। तो एक आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको हम लोग हिमालय क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय क्षेत्र भी बोलते हैं। सेकंड जो है आपका वो है पश्चिमी घाट। सेकंड आपका क्या है? पश्चिमी घाट। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपको पता है कि पश्चिमी घाट में पाई जाती है। थर्ड जो है वो है आपका पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र। थर्ड जो है वो क्या है आपका? पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र। और जो आपका पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है इसको हम लोग इंडो बर्मन क्षेत्र भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इंडो बर्मन क्षेत्र भी बोलते हैं।
और फोर्थ नंबर पे आपका आता है सुंडालैंड। फोर्थ नंबर पे आपका क्या आता है? सुंडालैंड। सुंडालैंड आपका कहाँ है? याद रखेंगे, जो आपका अंडमान निकोबार वाला पार्ट है, जो अंडमान निकोबार, जो भारत का द्वीपीय पार्ट है, द्वीपीय भाग है, उसको बोलते हैं सुंडालैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका मिजोरम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता है कि आपका आंसर क्या होता है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। यहां पे पूछा गया कि सर्वाधिक 1% वाला राज्य, तो सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है उसका क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या आरजी स्मॉल क्लास के एंड्रॉइड ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।